कोगुलेशन ऑफ ब्लड। यहाँ पर हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्लॉट क्या होता है, तो यहाँ पर हम समझते हैं। व्हेन टिश्यू आर इंजर्ड, एक्सेसिव ब्लड लॉस इज प्रिवेंटेड बाय ए मैकेनिज्म कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन। जब हमारा टिश्यू इंजर्ड होता है तो एक्सेसिव ब्लड जो है वो लॉस होने लगता है। तो एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी में एक मैकेनिज़्म पाया जाता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म या ब्लड कोगुलेशन कहते हैं। तो ब्लड जब क्लॉट हो जाता है तो बॉडी से ब्लड का जो लॉस है वो रुक जाता है, यानी जो ब्लीडिंग की प्रक्रिया है वो रुक जाती है। तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म को हम यहाँ पर समझते हैं। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म बाय स्टॉपिंग ब्लीडिंग। ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है बाय स्टॉपिंग ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग को रोक करके ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने का काम ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म का होता है। क्लॉटिंग टाइम की बात करें तो क्लॉटिंग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड टू कोगुलेट। ब्लड को क्लॉट होने के लिए क्लॉटिंग टाइम रिक्वायर्ड होता है। अगर क्लॉटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांस रहेगा। अगर ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है कम है या नॉर्मल है तो हमारा ब्लड लॉस जो है, यानी टिश्यू इंजर्ड के दौरान जो ब्लड का लॉस होता है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरीज होता है। ये लगभग 2 से 8 मिनट के बीच में होता है, यानी हमारा ब्लड जैसे ही वेसल्स से बाहर आता है तो 2 से 8 मिनट के बीच में क्या कर लेता है, क्लॉट बना लेता है। ब्लड कोगुलेशन इज हेल्प्ड बाय थ्रोम्बोसाइट्स, यानी जो ब्लड क्लॉट होता है, कोगुलेशन मतलब क्लॉट ही होता है, तो जो ब्लड क्लॉट होता है वो किसकी सहायता से क्लॉट होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म को हम पढ़ते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेजेस। ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज़्म है वो 4 स्टेजेस का एक क्रम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, थ्रोम्बिन बनता है, फिब्रिन बनता है और क्लॉट बनता है। तो ये चारों स्टेजेस को सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं। हमारा ब्लड क्लॉट कैसे होता है उन चारों स्टेजेस को हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं। तो स्टेज फर्स्ट में सबसे पहले जो डैमेज प्लेटलेट्स होगा या टिश्यू सेल्स होगा, यानी हमारा प्लेटलेट डैमेज हो या टिश्यू डैमेज हो, तो ऐसे कंडीशन में प्लेटलेट्स या टिश्यू क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, थ्रोम्बिन में। यानी दूसरे स्टेज में हमारा प्रोथ्रोम्बिन जो होगा वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। फिर जो थ्रोम्बिन बनेगा वो कैल्शियम आयन की सहायता से अदर प्रोटीन यानी फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन में। फिब्रिन जो होगा क्या करेगा, फिब्रिन के साथ जो ब्लड सेल्स होते हैं वो आपस में इंटेंगल्ड हो जाते हैं और इंटेंगल्ड होने के बाद जो संरचना बनती है उसी को क्या नाम देते हैं, उसी को ब्लड क्लॉट कहते हैं, उसी को ब्लड क्लॉट कहते हैं। तो मेन रोल जो क्लॉट का होता है, क्लॉट क्या होता है, क्लॉट में 2 चीज़ें होती हैं, एक फिब्रिन होता है और एक सेल्स होता है। तो जो फिब्रिन होता है वो फिब्रिनोजन से बनता है। फिब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन है, हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है, जो डिजॉल्व होती है। लेकिन ये फिब्रिनोजन जब एक्टिवेट होता है तो वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और फिब्रिन क्या होता है, वो इनसॉल्युबल होता है। फिब्रिन जो है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व नहीं होता है, वो फिब्रिन जो है
सभी सेल्स को इंटेंगल करके आपस में फंसा करके क्या बना लेता है, क्लाट बना लेता है। तो ये 4 स्टेजेज हैं जिसके थ्रू हमारा ब्लड क्लाट होता है। कुछ रिमार्क को पढ़ते हैं, स्पेशल पॉइंट को। यहाँ पे सीरम आता है एक वर्ड। सीरम क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लाट बराबर सीरम। यानी ब्लड प्लाज्मा यानी ब्लड क्लाट होने के बाद जो ब्लड प्लाज्मा का पार्ट बचता है उसी को सीरम कहते हैं। और सीरम क्या होता है, ये हल्का येलो कलर का फ्लूइड होता है। उसके बाद बात करते हैं थ्रोम्बोसिस की। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, द क्लाटिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इन एन अनब्रोकन ब्लड वेसल्स। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करना है। यहाँ पर ब्लड की जो क्लाटिंग है, यहाँ पर ब्लड की जो क्लाटिंग है वो किस में होगी, अनब्रोकन ब्लड वेसल्स। यानी हमारा ब्लड वेसल जो है वो अनब्रोकन है, वो टूटा नहीं है, फिर भी उसके अंदर जब ब्लड क्लाट हो जाए तो ऐसी कंडीशन को क्या नाम देते हैं, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बस क्या होता है, इट इज ए क्लाट लॉग्ड इन ए वेसल। थ्रोम्बस क्या होता है, ये क्लाट होता है, ब्लड क्लाट जो कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स में। इम्बोलस क्या होता है, इम्बोलस इट इज एनी फॉरेन पार्टिकल दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारे ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उस फॉरेन पार्टिकल को इम्बोलस के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम कैस्केड थ्योरी की। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए जो मॉडर्न थ्योरी दी गई वो कैस्केड थ्योरी दी गई। और कैस्केड थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है मैकफर्लेन। यानी इट इज़ द रिसेंट थ्योरी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रपोज्ड बाय मैकफर्लेन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 13 फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। यानी इस थ्योरी के अनुसार बताया गया कि ब्लड को क्लॉट होने के लिए 13 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। ये फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं। तो ये सब जो है 13 फैक्टर्स जो ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 13 फैक्टर्स एक के बाद एक एक्टिवेट होते हैं और लास्ट में फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे ही फिब्रिन बनता है तुरंत सभी ब्लड सेल्स उसमें इंटेंगल्ड होकर के क्या बना लेते हैं, क्लॉट बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो 13 फैक्टर्स यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर। अगर देखा जाए वास्तविक रूप से तो टोटल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो आइसोलेट किए जा चुके हैं उनका नंबर केवल 12 है। एक जो है केवल हाइपोथेटिकल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है, उसको हम देखेंगे। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को रोमन नंबर में ऐसे लिखा जाता है, फैक्टर फर्स्ट, और फैक्टर फर्स्ट को फिब्रिनोजन कहेंगे। अब ये जो 13 फैक्टर्स हैं इनका नंबर आगे पीछे नहीं किया जा सकता। अगर फैक्टर फर्स्ट फिब्रिनोजन है तो फिब्रिनोजन ही रहेगा, प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा। तो यहाँ पर फैक्टर फर्स्ट का नाम हो जाएगा फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या है, ये सॉल्युबल प्रोटीन होता है, ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। फाउंड डिजॉल्व इन प्लाज्मा, सिंथेसाइज्ड इन लीवर, लीवर में बनता है। और क्लॉटिंग के दौरान ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिब्रिन में। ये पहले ही अभी आप पढ़ चुके हैं। फिब्रिनोजन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, फिब्रिन में, क्लॉटिंग के दौरान। और फिब्रिन ही है जो सेल्स के साथ मिलकर के क्या बनाता है, ब्लड क्लॉट। फैक्टर सेकेंड को पढ़ते हैं तो फैक्टर सेकेंड का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ये कहाँ पर सिंथेसाइज्ड होता है, लीवर में। और इसके सिंथेसिस के लिए किस विटामिन की ज़रूरत होती है, तो विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के की ज़रूरत होती है इस फैक्टर को सिंथेसाइज होने के लिए। फैक्टर नंबर 3 देखते हैं तो यहाँ पर आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, ये लिपोप्रोटीन है, यानी इसमें लिपिड प्लस प्रोटीन होता है। और ये कहाँ से डिराइव्ड होता है, ये 2 सोर्स से डिराइव्ड होता है।
एक होता है इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कहाँ पर बनता है, प्लाज्मा में, और एक एक्सटेंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन है जो कहाँ पर बनेगा, टिश्यू में बनेगा। तो इस तरह से फैक्टर नंबर 3 हो जाता है। नेक्स्ट है फैक्टर नंबर 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका नाम है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो है ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है फैक्टर नंबर 5, इसे लेवाइल फैक्टर या प्रोएसिलेरिन कहते हैं। ये किसको एक्टिवेट करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने का काम करता है। फैक्टर नंबर 6 है एसिलेरिन। एसिलेरिन जो है ये हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट ऑफ प्रोएसिलेरिन है। देयर इज नो फैक्टर। यही जो फैक्टर नंबर 7 है ये कोई फैक्टर नहीं है, ये हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट होता है किसका, प्रोएसिलेरिन का, इसीलिए इसको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं मानते हैं। तो वास्तविक जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उनका नंबर कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। फैक्टर नंबर 7 को देखते हैं तो फैक्टर नंबर 7 का नाम है स्टेबल फैक्टर। इसे प्रो कन्वर्टिन भी कहता है। ये किसको एसिलरेट करता है, एक्सटेंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन को। एक्सटेंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन का हेल्प करता है काम करने के लिए। फैक्टर नंबर 8 की बात करते हैं तो इसका नाम है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, जिसे AHG कहते हैं या जिसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A कहता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आप लोग पढ़े होंगे हीमोफीलिया ए के बारे में। जिस पर्सन को हीमोफीलिया ए होता है उनके ब्लड में ये फैक्टर एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस फैक्टर का रोल क्या होता है, हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन के रिलीज होने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। और अगर इस फैक्टर की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, हीमोफीलिया ए हो जाता है। हीमोफीलिया ए रोग हो जाता है जो एक आनुवांशिक रोग है जिसके जीन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन होता है। नेक्स्ट है फैक्टर नंबर 9, इसे क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। फैक्टर नंबर 9 को क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। क्रिसमस फैक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रिसमस जो है वो किसका नाम था, पेशेंट का नाम था, जिस पेशेंट में ये फैक्टर एब्सेंट था, जिसकी कमी से ब्लड की जो क्लॉटिंग हो रही थी उस क्लॉटिंग टाइम में बहुत जो है डिले हो रहा था, बहुत लेट हो रहा था। तो क्रिसमस पेशेंट का नाम है, उसकी बॉडी से इस फैक्टर को डिस्कवर किया गया, इसीलिए इस फैक्टर का नाम क्या हो गया, क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर को और भी किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, इसे क्या कहते हैं, PTA। यहाँ पर PTC होना चाहिए। उसके बाद है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B कहते हैं इसे, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B। यहाँ पर देखो क्रिसमस फैक्टर, ये पेशेंट का नाम था क्रिसमस। दिस फैक्टर इज फाउंड इन बोथ सीरम एंड प्लाज्मा। सीरम में भी पाया जाता है और ब्लड प्लाज्मा में भी पाया जाता है। ये किस में हेल्प करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिक एक्टिविटी इन टिश्यू। टिश्यू में जो थ्रोम्बोप्लास्टिक एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी में हेल्प करने वाला ये फैक्टर होता है। इट्स डिफिशियंसी काज हीमोफीलिया B या जिसे क्रिसमस डिजीज कहते हैं। इस फैक्टर की कमी से हीमोफीलिया B रोग हो जाता है, जिसे क्रिसमस डिजीज कहता है। उसके बाद फैक्टर नंबर 10 है स्टुअर्ट पावर। क्या है, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ये फैक्टर नंबर 10 है। इट इज़ रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में इस फैक्टर की ज़रूरत होती है। आल्सो हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। इस फैक्टर की मदद से क्या होता है, हमारा प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में। अगर थ्रोम्बिन बना तो थ्रोम्बिन किसको एक्टिवेट करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करके ब्लड क्लॉट बना देता है। फैक्टर नंबर 11 की बात करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। इसको PTA कहते हैं, जिसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C भी कहा जाता है। और इट इज़ एक्टिवेटेड बाय हैजमैन फैक्टर। हैजमैन एक अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, उसके द्वारा
हमारा PTA एक्टिवेट होता है, और PTA जब एक्टिवेट होगा तो वो जाकर एक्टिवेट कर देगा किसको, क्रिसमस फैक्टर को। जो फैक्टर नंबर क्या होता है, जो फैक्टर नंबर पीछे आपने देखा होगा क्रिसमस फैक्टर, जो फैक्टर नंबर 9 होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर फैक्टर नंबर 12, हेजमैन फैक्टर। ये किसको एक्टिवेट करता है, PTA को। अब इसके पीछे आपने पढ़ा। उसके बाद फैक्टर नंबर 13 है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जिसे FSF कहते हैं। ओवरऑल लेकी लोरेंट फैक्टर भी नाम से भी इसे जानते हैं, जिसे LLF कहते हैं शॉर्ट में। तो इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ सॉल्युबल फिब्रिनोजन इनटू इनसॉल्युबल फिब्रिन। ये जो फैक्टर है वो सॉल्युबल फिब्रिनोजन को, यानी फिब्रिनोजन जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व रहता है, उस फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इनसॉल्युबल फिब्रिन में। अब फिब्रिन इनसॉल्युबल हो गया तो उसमें सभी ब्लड सेल्स इंटेंगल्ड होकर के क्या बना लेंगे, ब्लड क्लॉट बना लेते हैं। यहाँ पर हम कैस्केड थ्योरी को समझते हैं, जिसमें 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, और जिनका रोल हम देखते हैं कैसे हमारा जो है ब्लड क्लॉट बनता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि सरफेस कांटेक्ट के थ्रू जब हमारा ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले फैक्टर नंबर 12 उसे एक्टिवेट किया जाता है। फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हुआ तो फैक्टर नंबर 12 किसको एक्टिवेट करेगा, यहाँ पर फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट करेगा। यहाँ A मतलब एक्टिवेट हो जाएगा, तो फैक्टर नंबर 11 एक्टिवेट हुआ। और फैक्टर नंबर 11 जो है वो कैल्शियम आयन के द्वारा किसको एक्टिवेट करता है, फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट करता है। और फैक्टर नंबर 9 जो है वो जाकर किसको एक्टिवेट करता है, फैक्टर नंबर 8 को। और फैक्टर नंबर 8 जाकर के फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट कर देता है। और फैक्टर नंबर 10 जब एक्टिवेट होता है तो वो फास्फोलिपिड और कैल्शियम आयन की सहायता से फैक्टर नंबर 2 यानी प्रोथ्रोम्बिन को यहाँ पर एक्टिवेट कर देगा थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन जब एक्टिवेट होगा तो वो जाकर किसको एक्टिवेट कर देगा, फिब्रिनोजन को। फिब्रिनोजन एक्टिवेट होगा तो क्या बनेगा, फिब्रिन मोनोमर। और फिब्रिन मोनोमर से बनता है फिब्रिन पॉलीमर। और फिब्रिन पॉलीमर में ही ब्लड सेल्स इंटेंगल्ड होकर के क्या बनाते हैं, क्लॉट बनाते हैं। अब ये क्लॉट जो बना ये यूरिया सॉल्युबल होता है। अब जब फिब्रिन पॉलीमर ये क्लॉट बनेगा कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा, यूरिया इनसॉल्युबल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं इधर का ये जो पूरा पाथवे है, यहाँ तक आप देखेंगे ये जो फैक्टर नंबर 10 है इसके एक्टिवेशन तक का जो इधर का पूरा सिस्टम है इसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सिस्टम। ये ब्लड प्लाज्मा में ऐसा फिनोमेना होता है। अगर हम टिश्यू ट्रॉमा की बात करें यानी टिश्यू डैमेज अगर होता है तो टिश्यू डैमेज होने से यहाँ पर कैल्शियम आयन की सहायता से क्या होगा, ये फैक्टर नंबर 7 है उसको एक्टिवेट किया जाएगा। फैक्टर नंबर 7 जा कर के किसको एक्टिवेट कर देगा, फैक्टर नंबर 10 को। और फैक्टर नंबर 10 जैसे एक्टिवेट हुआ तो तुरंत फिर वो किसको एक्टिवेट करेगा, सेकेंड को। और सेकेंड एक्टिवेट होगा तो वो फर्स्ट को एक्टिवेट करके फिब्रिन बना लेगा। और फिब्रिन से ही क्या बनेगा, ब्लड क्लॉट बन जाएगा। तो इधर जो टिश्यू के द्वारा फिनोमेना हो रहा है ये कैसा सिस्टम कहलाएगा, एक्सटेंसिक फैक्टर। और ये सरफेस कांटेक्ट जो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है इसे इंट्रिंसिक सिस्टम कहते हैं। तो इंट्रिंसिक सिस्टम के द्वारा ये पूरा पाथवे चला और ये जो है एक्सटेंसिक सिस्टम के द्वारा ये पाथवे चला। लेकिन लास्ट में आपको क्या समझना है कि जो फिब्रिनोजन है उसको हमें फिब्रिन में कन्वर्ट करा देना है, क्योंकि यही कन्वर्जन ही ब्लड क्लॉट बनाएगा जिससे हमारा ब्लड क्लॉट होता है। तो इसी थ्योरी को क्या नाम देते हैं, इसी को कैस्केड थ्योरी कहते हैं। इसी को कैस्केड थ्योरी, कैस्केड मतलब एक फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट किया, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे एक के बाद एक जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं एक्टिवेट होते चले जाते हैं। और लास्ट में क्या होगा, फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, फिब्रिन में, जिससे हमारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इनहिबिटर्स ऑफ कोगुलेशन यानी एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, एनी केमिकल सब्सटेंस दैट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग इज एन एंटीकोगुलेंट।
कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो ब्लड को क्लॉट होने से रोक देता है, ऐसे केमिकल्स को एंटीकोगुलेंट्स कहता है। और एंटीकोगुलेंट्स में भी एंटीकोगुलेंट्स क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखो नेचुरल इनहिबिटर्स हो सकते हैं, यानी जो प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है एंटीथ्रोम्बिन थर्ड है, अल्फ़ा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन है, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन है और हिपैरिन है। ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल इनहिबिटर होते हैं किसके, ब्लड क्लॉटिंग के, यानी ब्लड को क्लॉट होने से रोकने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इनहिबिटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल आएगा CPD, ACD, EDTA, सिट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज है, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज है, इथाइलिन डाई एमिनो टेट्रा एस्टिक एसिड है। तो इन सभी एंटीकोगुलेंट्स का यूज कहाँ पर होता है, ब्लड बैंक में होता है। ब्लड बैंक जहाँ पर ब्लड को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए, उसको क्लॉट होने से रोकने के लिए इन सभी एंटीकोगुलेंट्स का यूज किया जाता है। उसके बाद है ऑक्जेलेट, जिसमें सोडियम और पोटेशियम। ऑक्जेलेट का यूज होता है किसमें, टेस्ट ट्यूब में, यानी टेस्ट ट्यूब में जब हमें ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करना होता है तो ऑक्जेलेट यूज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर, और क्या है, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ लीच। यहाँ पर देखो हेरोडिन है जो एंटीकोगुलेंट है, जो लीच के यानी जोंक के सलाइवा में पाया जाता है। और विटामिन के इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है।